ऐसा मोटा वाला बैक्टीरिया है, देख ले। अब ये आ गया ना, ऐसी इसकी बॉडी है, ये अभी आ गया। अब एक ह्यूमन है, अब एक ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब ये सेल के ऊपर जब आएगा तो हमारे सेल में यहाँ पर क्या है, इंटीजर मौजूद है। वो कहता है कि किधर जा रहे हो भाई, ये कहता है कि मैंने अंदर जाना है। तो कहता है आपको अपना जो पासपोर्ट दिखाओ। जब वो उसको जैसे ही पहचान लेता है तो उसको पकड़ लेता है। तो ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का वीडियो लेकर आया हूँ। जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। आज ये जो टॉपिक है, ये इसका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है एग्जाम पॉइंट के हवाले से। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके तमाम स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, डायग्राम, डिस्कवरीज, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उन सबको हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज है भाई? सेल मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन। अब ये इसको ये हम कहते हैं ना कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट बाउंड्री है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहला बात आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास क्या है, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ऑल यूकैरियोटिक ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। की पोजीशनिंग डिफरेंट हो सकती है, देख ले। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हमारे पास इसकी पोजीशन जो है, प्लांट्स में इसकी पोजीशन क्या है, वो इनर टू सेल वॉल है। इनर टू सेल वॉल है, यानी प्लांट में जो पिलर जो वॉल है वो सेल वॉल होता है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स में जो आउटर मोस्ट होता है, एनिमल्स में जो है सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए पहला जो है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। यानी ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, वो आउटर होता है, आउटर लेयर होता है एनिमल्स में। अब सेल मेम्ब्रेन के लिए हमारे पास बहुत से नाम है, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। इसको हम सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने सिर्फ स्पॉट लिख रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट्स बनाते जाए। तो इसके तीन नाम है, एक हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा प्लाज्मा लिमा है, तीसरा सेल सरफेस मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसके हवाले से हम दूसरा बात ये भी करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। हमारे पास क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। यानी सेल वॉल अगर नॉन लिविंग है तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, लिविंग स्ट्रक्चर है। इसलिए अगर इसको आप रिमूव करते हैं सेल से, ये एमसीक्यूज है कि रिमूवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन का सेल डेथ। अगर आप इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सेल से, तो क्या हो जाएगा, सेल डेथ आ जाएगा, सेल मर जाएगा सेल। इसलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिविंग है। और दूसरी बात जो हम करते हैं ना, कि सेल मेम्ब्रेन को एक और एबिलिटी दी गई है, ये क्या करता है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। हमारे पास क्या है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। यानी अगर सेल मेम्ब्रेन में कोई डैमेज आ जाए, कोई सेल मेम्ब्रेन को डैमेज पहुंच जाए लेयर को, तो ये खुद को वापस रेप्लिकेट करके अपने रेप्लिकेशन कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब आगे हम बात करते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन बनता किधर है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये भी है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में जो सबसे बड़ा किरदार है वो एस ई रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वो ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, एक पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो सेल मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स है वो बनाता है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब आगे हम इसके बारे से बात भी ये भी करते हैं ना कि ये सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। बात ये है कि इसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं भाई। क्यों एसिमेट्रिकल कहते हैं, क्योंकि इसमें दो लेयर है मेम्ब्रेन में। एक देखो, एक ये लेयर है आउटर वन, एक ये नीचे वाला लेयर। एक आउटर लेयर, जो इनर लेयर है हमारे पास वो इथेनॉल अमाइन से बना है, जो आउटर है वो स्पिंगोमाइडिन से बना हुआ है, इसलिए। और दूसरा वजह इसमें ये है कि भाई यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन्स है,
यहाँ पर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स के जो चैनल्स वगैरह है ना, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं है सेल मेम्ब्रेन के लेयर्स में, इक्वल एक साइड पे ज़्यादा दूसरे साइड पे कम। इसलिए हम कहते हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिकल है। इसके पीछे यही रीज़न है। आगे हम कहते हैं भाई कि सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की? सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी में दो साइंटिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा किरदार है। एक था हमारे पास सिंगर, दूसरा हमारे पास था, दो साइंटिस्ट थे, निकोलसन। ये वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस सेल मेम्ब्रेन को जो है डिस्कवर किया सेल के अंदर। ठीक है, आगे हम इस हवाले से भी बात ये भी कर रहे थे ना कि सेल मेम्ब्रेन के लिए अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के हवाले से एक और पॉइंट ये भी है कि सेल मेम्ब्रेन एक तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी इसको दी गई है। ठीक है, इसकी डायमीटर की हम बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की डायमीटर, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर कितना है, 7 नैनोमीटर है। ये जो सेल मेम्ब्रेन का डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, ये डायमीटर है सेल मेम्ब्रेन का। ये हमारे पास क्या है, ये 7 नैनोमीटर है। ये अगला इसका पॉइंट है। आगे हम ये भी पढ़ रहे हैं कि भाई सेल मेम्ब्रेन के वजह से दो मॉडल आ गए। एक हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, दूसरा हमारे पास जो है वो एक ये वाला जो मॉडल था सेल मेम्ब्रेन, जो सिंगर और निकोलसन सामने दिया था। पहला हमारे पास था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, दूसरा हमारे पास था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। अब हम इसको डिस्कस करते हैं अलग अलग। मैं यहाँ पर इसको टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये भी बात करिए कि कौन सा जो है वो कामयाब हुआ और दूसरे जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ। इसके पीछे हम सारा रीजन जानेंगे। एक हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दूसरा हमारे पास है यूनिट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हम समझेंगे। एक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। भाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास जो है वो क्या है, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड बाई लेयर है। लेकिन ये भी ये कहता है कि भाई फास्फोलिपिड बाई लेयर, लेकिन वजह क्या है, ये क्या कहता है, बात इधर डिफरेंस इस बात की आती है कि ये कहता है कि भाई जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स है, जो चैनल्स है, जो ग्लाइकोप्रोटीन, जो प्रोटीन जिस शक्ल में भी हो, चाहे वो स्ट्रक्चर एक रिसेप्टर की शक्ल में हो, चाहे वो चैनल ट्रांसपोर्ट की शक्ल में हो, ये कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के प्रोटीन जो है, प्रोटीन हमारे पास वो पार्शली या फुली एम्बेडेड है। कहाँ पर एम्बेडेड है, ये कहता है कि प्रोटीन्स पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर नहीं है, ठीक है, बल्कि ऐसे एम्बेडेड है। अभी देखो यहाँ पर प्रोटीन में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं ना, जैसे ये मैंने आपको ये प्रोटीन दिया, ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन। ठीक है, कुछ पार्शियली एम्बेडेड मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है ना, अब मेम्ब्रेन के अंदर थोड़े से ऐसे गए होते हैं, फुली नहीं है, ये इसको पार्शियली एम्बेडेड कर थोड़ा सा इतना ही सब जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर इसका होता है। दूसरा क्या है, अब दूसरा बात क्या कही, या फुल्ली एम्बेडेड भाई, ये भी प्रोटीन, ये हमारे पास क्या है, ये चैनल प्रोटीन है। अब ये फुल्ली एम्बेडेड यानी ये मेम्ब्रेन है ना, इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर है। ये इस डायमीटर के साथ पूरे इस तरह जो है क्या होते हैं, एम्बेडेड है, यानी पूरे इसके अंदर बराबर बराबर इसके अंदर है। ठीक है, इसलिए ये बात थी। और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या कहता है कि नहीं, ये जो प्रोटीन्स है, यानी हमारे पास अगर ये एक मेम्ब्रेन है ना, ये हमारे पास फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, अब ये फास्फोलिपिड्स है। ठीक है, अभी इसको हम जो है कर लेते हैं, ये फास्फोलिपिड्स है। अब वो क्या कहता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है कि नहीं, प्रोटीन्स का ऐसा पूरा लेयर है, क्या मौजूद है, ऐसा पूरा लेयर मौजूद है फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर। ये प्रोटीन्स हमारे पास, ये क्या है, प्रोटीन्स है। ये क्या है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड्स है। ये कहता है कि नहीं, ये एक सैंडविच की तरह लिपिड्स के ऊपर जो है ऐसे दोनों तरफ से जमे हुए, यानी अगर आपने सैंडविच को दिखाओ, दरमियान में जो है जो अपना जिसका मटेरियल होता है, नीचे भी एक डबल रोटी होती है और ऊपर भी जो है डबल रोटी एक होती है, तो दरमियान में एक सैंडविच बन जाता है। दोनों तरफ से जो है वो कहता है कि नहीं, प्रोटीन लेयर से ऐसे गिरा हुआ है। आप देख रहे हो ना, ये भी देख, ये हमारे पास प्रोटीन है, ये नीले वाला, और जो अंदर है फॉस्फोलिपिड्स। ये कहता है सैंडविच मॉडल, ये कहता है इसको, इसलिए हम क्या कहते हैं,
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। इसको फ्लूट मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं? मोज़ेक का मतलब है मिक्सचर, यानी प्रोटीन्स का एक मिक्सचर है, यानी फुली एम्बेडेड नहीं है। जैसे यहाँ पर आप देखो इसने कवर किया है, बल्कि कहता है कवर नहीं करता है, ये प्रोटीन इधर है इधर 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 मिक्सचर की तरह जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लेयर है उसमें ऐसे बटे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं इस हवाले से कि हमारा जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के हवाले से बहुत जरूरी पॉइंट है, मैं आप लोग को यहाँ से शेयर करता हूँ। सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी कंपोजिशन लिख लेता हूँ। कंपोजिशन में हमारे पास हम कहते हैं तीन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। पहला जो वो है वो कंपोनेंट है ना या सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास क्या है? ये फॉस्फोलिपिड्स कहाँ पर बनते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसलिए मैंने कहा था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सेल मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है। अब फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर हमारे पास जो है ये क्या है? मेन मेम्ब्रेन है। इन मेम्ब्रेन का जो मेन पार्ट, ये जो नीले नीले आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये मिसाल लिपिड का एक टाइप है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का कौन सा टाइप, आप कहेंगे कि भाई फॉस्फोलिपिड्स है, ठीक है। दूसरा जो बना है सेल मेम्ब्रेन, वो हमारे पास क्या है? प्रोटीन से बना हुआ है। ये हमारे पास प्रोटीन, ये जो आपको ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक जहां पर भी आपको नजर आ रहा है वो प्रोटीन है हमारा, ठीक है। प्रोटीन से बना हुआ। अभी कौन सा प्रोटीन, ये भी मिसक्यूज है ना। आपने लिखना है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, जिनका वाटर में सोल्युबिलिटी है। इसलिए तो वाटर यहाँ से कोपोरिन, हम अभी डिस्कस करेंगे कैसे पानी यहाँ से गुजर जाता है, कोपोरिन प्रोटीन। तीसरा हमारे पास जो है स्टीरोल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टीरोल्स। भाई स्टीरोल्स किस तरह होते हैं? जो स्टीरोल का एक टाइप होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रोल। क्या होता है? कोलेस्ट्रोल। ये जो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये हमारे पास कोलेस्ट्रोल है, जो मुख्तलिफ जगहों पर क्या है? एम्बेडेड मेम्ब्रेन में बटे हुए है। ये जो है ये देखो, वेस्ट इंटू मेम्ब्रेन, मुख्तलिफ जगहों पर जो है आपको स्टीरोल के एक कोलेस्ट्रोल टाइप आपको दिखाई देगा, ठीक है। और हमारे पास एक चौथा चीज हमारे पास जो है, इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपसे कोई पूछ कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा टाइप है, ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, अब ये देखो, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है? मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं कार्बोहाइड्रेट्स को लिख लेता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास? ओलिगो सेकराइड्स। जगह ना होने की वजह से मैं सिर्फ आप ये नाम इसका लिखा, आप उसको नोट्स बनाने लिख लीजिए पूरा, ठीक है। ओलिगो सेकराइड टाइप से मेम्ब्रेन में, ठीक है, ये एक्सक्यूज है उसको। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पहले आपने लिखना है कि क्वांटिटी के लिहाज से, देखो अमाउंट के लिहाज से मैं आपको यहाँ पर लिखवा लेता हूँ। अमाउंट के लिहाज से, अमाउंट के लिहाज से हमारे पास वॉल्यूम के लिहाज से कौन ज्यादा है कौन कम है? अगर हम अमाउंट की बात करें, अमाउंट के लिहाज से हमारे पास प्रोटीन्स जो है क्या है? अमाउंट में ग्रेटर है लिपिड्स से, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में हमारे पास लिपिड्स जो है, लिपिड्स ग्रेटर है प्रोटीन्स से, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम वॉल्यूम वाला जो रेशो है और अमाउंट वाला जो रेशो, हमारे पास दो बातें हुई। तीसरी बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या सेल एनवलप कह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, ये बात याद रखना। सेल मेम्ब्रेन को आप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जैसे हम न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, उसमें तो दोनों मेम्ब्रेन सेम है ना उनकी कंपोजिशन। यहाँ पर आप उसको जो है आप इसको सेल एनवलप नहीं कह सकते। देखिए, सेल एनवेलप आप इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनर जो लेयर है वो इथेनॉल अमाइन है, आउटर स्फिंगोमाइडल है, ठीक है। इसलिए आप इसको सेल एनवेलप नहीं कह सकते, नॉट सेल एनवेलप। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आगे हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है। अभी बात क्या है फास्फोलिपिड की, अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर।
हमारे पास यहाँ पर फॉस्फोलिपिड है ना, आप देख ले यहाँ पर हमारे पास इसका एक हेड है। हेड हमारे पास किसी से बना है, फॉस्फो, हम कहते हैं फॉस्फो। फॉस्फो का मतलब है फॉस्फेट। और हमारे पास जो ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड। अब फैटी एसिड दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ऐसा जो है सिंगल, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल। अब हमारे पास ये क्या है, ये वाला, ये हमारे पास जो है सैचुरेटेड, बोथ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन हमारा दोनों तरफ के जो फैटी एसिड वो रखता है, ठीक है। अब फॉस्फेट के अंदर क्या क्या चीज है, हमारे पास सबसे पहला जो चीज है फॉस्फेट हेड के अंदर, सबसे पहला हमारे पास है ग्लाइसरोल, ठीक है। ग्लाइसरोल हमारे पास है इसमें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर फॉस्फेट हमारे पास हेड के अंदर मौजूद है, ग्लाइसरोल मौजूद है, और हमारे पास ये इसके टेल जो है, टेल में हमारे पास फैटी एसिड दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। आगे हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चर में, हमारे पास जो अगला इसके हवाले से पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड है ना, अनसैचुरेटेड को हम किंक भी कहते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को हम किंक भी कहते हैं, ठीक है। और इसके हवाले से दूसरा ये पॉइंट भी कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसकी जो अरेंजमेंट है ना वो पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या है हमारे पास, पैरेलल अरेंजमेंट हमारे पास है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैं जगह ना होने की वजह से चीजें बोलते इसलिए पैरेलल अरेंजमेंट है। जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये लेयर पैरेलल अरेंज है, हालांकि ठीक है प्रोटीन इसमें एसिमेट्रिकली अरेंज्ड है, ठीक है। लेकिन ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर खुद क्या है, पैरेलल अरेंजमेंट इसका है, इसलिए हम कहते हैं इसमें पैरेलल अरेंजमेंट है। आगे हम कहते हैं इस हवाले से ये भी कहते हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड लेयर्स है ये सेम नहीं है, पैरेलल है लेकिन सेम नहीं। सेम का मतलब क्या है, सेम नेचर इनका नहीं है। भाई इनर लेयर में आपको दो चीजें आप लिखवाता हूँ यहाँ पर, आप देख ले। यहाँ पर इनर लेयर जो है, इनर, वो हमारे पास किससे बनी है, और आउटर को देखते हैं। अब जो इनर लेयर बनी है वो एथेनॉल अमाइन से बनी है, और जो आउटर बनी है वो स्पिंगो माइडिन से बनी है। भाई इतना बड़ा डिफरेंस है, तो हम कैसे इसको कहे कि भाई दोनों लेयर सेम है और सिमेट्रिकल है, नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट है। और आगे इस हवाले से हम अगला पॉइंट ये भी डिस्कस करेंगे कि जो हेड है ना, ये हेड हाइड्रोपिलिक हेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये हाइड्रोपिलिक है, हाइड्रोपिलिक मैं आपको अभी समझाता हूँ। हाइड्रोपिलिक, हाइड्रो का मतलब क्या है, देखे हाइड्रो का मतलब है वाटर, पिलिक मतलब क्या है, प्यार मोहब्बत, लोअर, लोअर यानी वाटर लोअर। इसीलिए हम कहते हैं ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेम्ब्रेन है, इसीलिए जब वाटर यहाँ से होता है या यहाँ से जाता है, तो इसका जब सबसे पहला जो सामना होता है, देखिए यहाँ से वाटर जा रहा है ना, अब इसका सबसे पहला सामना इस साइड कैसे होता है, वहां से आने वाला जो फ्लूइड है उसका सामना इधर से होता है। अब देख लीजिए हाइड्रोपेलिक, हाइड्रोपेलिक वाटर लोअर, इसीलिए तो वाटर की ट्रांसपोर्ट फिर हो सकती है। और अगर ये जो इनर वाला है, अब इनर वाले को देख, इनर क्या है इसके अंदर, ये टेल्स है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिखवा लेता हूँ हाइड्रोपोविक, हाइड्रोपोविक। अभी देख लेना, अभी देखो मैं कहता हूँ, ये देखो H2O, पोविक क्या है, हेट, जब किसी से ज्यादा नहीं लगता हेट, यानी हेटर, इसीलिए तो ये इनर एरिया है। देख ले नेचर ने इसको ऐसा बेहतरीन डिजाइन किया है। अब इनर ले देख, अगर वाटर यहाँ से आता है तो इसका सबसे पहला एक ग्लोबुलर हेड के साथ होता है, जो वाटर लवर हाइड्रोफिलिक है। अगर इनर वाले को देखो, ये अंदर है, ये देखो ये जो टेल्स है, अब देखो ये टेल, ये टेल, ये इनर की तरफ है। अच्छा अगर ये उल्टा होता ना, ये उधर होती इधर होते, तो कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट ना होता, सल्फर डाई हो जाता है। इसलिए नेचर ने इसकी डिजाइन इसी की है कि इसके सामने पहले हाइड्रोफिलिक हेड के साथ, इसके बाद इनर जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, सही, जो वाटर हेटर्स है और ये वाटर लोअर है। अब आगे हमारे पास जो है इसलिए हम इसको कोर, इसके हवाले से कोर एमसीक्यूज भी आता है ना, कोर, ये हमारे पास ये सेल है, ठीक है।
मैंने सेल का एक इतना टुकड़ा उठाया, सेल मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा उठाया। अब सेल मेम्ब्रेन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा, ये चीज मुझे नजर आने लगा। अब मैं आपको अभी यही समझा रहा हूँ, देखे। अब मैंने जब सेल मेम्ब्रेन को देखा कि यहाँ पर इसका जो कोर है, कोर मतलब इनर एरिया, ये इनर एरिया जो है, ये कोर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और जो आउटर एरिया है, ये जो आउटर एरिया है, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। कोर, अब देख ले, देखिए कोर हाइड्रोफोबिक है, जो आउटर एरिया है वो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। वाटर लवर, वाटर हेटर। इसकी वजह से आगे हम जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें हम तीन चीजों को पढ़ेंगे। हमारे पास जो स्टेरोल्स जो, और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट्स, तीन चीजें हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले, कि स्टेरोल का जो टाइप है वो कोलेस्ट्रॉल टाइप यहाँ पर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का ओलिगोसैकेराइड टाइप है। इसी तरह हमारे पास स्टेरॉइड्स का जो भी एक लिपिड के कैटेगरी में आता है, वो तीनों एम्बेडेड है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, स्टीरोल्स है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। इसके फंक्शन आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ और चीजें भी हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन्स के हवाले से। देखिए कुछ प्रोटीन्स इस तरह है, दो किस्म के, एक बतौर रिसेप्टर काम कर रहा है, एक बतौर जो है ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है। अब हम वो वाला पढ़ेंगे कि बतौर रिसेप्टर कौन से काम कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर दो दाने लिखवा लेता हूँ, दो दो कैटेगरीज हमारे पास। एक हमारे पास है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। दूसरा हमारे पास है एक्सट्रिंसिक। क्या है हमारे पास, एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर ऐसे कॉलम में खींच लेता हूँ। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है, मैं बताता हूँ। इंट्रिंसिक का मतलब ये जो प्रोटीन है, अब देखो इंट्रिंसिक ये प्रोटीन है, अब ये पूरा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है, इसलिए इसको हम इंट्रिंसिक, इनका मतलब क्या है, अंदर। इंट्रिंसिक का मतलब गया हुआ, अंदर गया हुआ। जो अंदर गया है ना, जो अंदर गया है ना, पूरा मेम्ब्रेन के अंदर डोमेटर के साथ अंदर गया है, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। यार हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो इनसाइड, इनसाइड टू मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी एम्बेडेड, एम्बेडेड इनसाइड टू मेम्ब्रेन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। अब एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक्स का मतलब है बाहर, इंट्रिंसिक का मतलब गया। अब किस तरह एक्सट्रिंसिक, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब देख ले, ये प्रोटीन है, ठीक है। अब इस प्रोटीन को आप देख ले, मिसाल के तौर पर मैं कोई और उठा लेता हूँ, यहाँ पर प्रोटीन है, बतौर रिसेप्टर जो काम कर रहा है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के चैनल जैसे ये। अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, इसको इसको आप समझ, ठीक है, देख ले, एक को समझ ले। ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन के ऊपर है, या ये जो है सिर्फ एग्जांपल के लिए, ये मेम्ब्रेन के सिर्फ हेड पर या आउटर एरिया पर, आउटर है, यानी एक सेल है ना, सेल के ऊपर एक जो है एक प्रोटीन का एक रिसेप्टर मौजूद है, बस। वो इनर, इसका कोई काम नहीं। ये जो इनर लेयर है ना, दो लेयर है ना, इसका इनर लेयर के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि इसका एरिया तो इधर तक है, बस ये छोटा है। इसलिए ये एक्सट्रिंसिक है, जो बाहर रहकर वो तो रिसेप्टर काम करे, उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। अब इस हवाले से हम कुछ और ही बात कर रहे थे ना, कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अब देख ले, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रही है यहाँ पर, ये जो चैनल्स है, ये इक्वल नहीं है भाई। कि ये मेरे पास मेम्ब्रेन है ना, ये लाजमी नहीं है कि मेम्ब्रेन के इस हिस्से में अगर दो है जो चैनल्स, इस हिस्से में भी दो हो, नहीं। यहाँ पर तीन हो सकते हैं इस हिस्से में, इस हिस्से में दो हो सकते हैं, एक हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए तो सर मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल है, और इसको हम सेल एनवेलप इसीलिए नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें ये दो चीजें हैं कि ये एसिमेट्रिकल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये जो बाहर के फाइबर्स लगे होते हैं, जो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं ना, वो जब जब भी आते हैं ना, तो उनकी जो अटैचमेंट है, बाहर से जो फाइबर्स है, जो सेल के बाहर जो है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबर्स है मैट्रिक्स के, वो अटैच होते हैं लिपिड्स के साथ, नहीं होते हैं। बल्कि जो प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक है, जो बाहर पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख लेता हूँ, देखें, ये जो बाहर पड़े हैं, इसके साथ फाइबर्स अटैच, ये सेल के बाहर, ठीक है।
कि इस बाहर इसके साथ अटैच नहीं, बल्कि लिपिड के साथ अटैच नहीं है भाई, ये लिपिड्स है, ये प्रोटीन है जो बाहर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ये कौन सा है? एक्सट्रिंसिक। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोटीन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फाइबर यहाँ पर अटैच है, फाइबर्स ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स अटैच टू द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन, नॉट टू द लिपिड्स। लिपिड्स के साथ अटैच नहीं है, ये बात याद रखो। अब आगे चैनल की बुनियाद, कैरियर और चैनल की बुनियाद पर, यानी ये भी आप इसको आप जो है कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक के दो मजीद टाइप्स है। चैनलाइजिंग की बुनियाद पर कि वो ट्रांसपोर्ट का काम करे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दूं, मैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। आप जो है इसको लिख ले और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, अब ये इसका एक्सट्रिंसिक का मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, आउटसाइड टू द मेम्ब्रेन, आउटसाइड अटैच्ड टू मेम्ब्रेन। ठीक है, टू मेम्ब्रेन। और फाइबर जो है, फाइबर्स, फाइबर ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, हम कहते हैं ना कि क्या पर अटैच है, क्या पर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अटैच। आप लिख ले इसको पूरा, मैं दो जगह ना होने को मैं आपको इस तरह लिख रहा हूँ। और आगे आप देख ले, अब देख ले, यहाँ पर हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है चैनल और कैरियर प्रोटीन के हवाले से। देखिए, हमारे पास दो किस्म के प्रोटीन है। एक हमारे पास है चैनल, चैनल प्रोटीन। दूसरा हमारे पास है कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन्स। किसकी बुनियाद पर? चैनलाइजिंग ट्रांसपोर्ट की बुनियाद पर। दो चीजें हमारे पास, मैं यहाँ पर इसको इसलिए लिख लेता हूँ। चैनल प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? चैनल प्रोटीन वो है जो चैनलाइजिंग का काम करे। क्या करे? जो चैनलाइज करे। किस चीज को चैनलाइज करे? अब देख लीजिए, हमारे पास चैनल प्रोटीन, यहाँ से जो है, जो हमारे पास प्रोटीन वगैरह आ रहे हैं, कोई सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ रहे हैं, अब उसकी ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? लेकिन मेरा आपसे पहले ये सवाल है, ये यहाँ से गुजरेंगे, सेल के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे, ये किस, ये कौन है, ये क्या चीज है? मैं आपको यहाँ पर इसको लिखवा देता हूँ। ये हमारे पास है चैनल प्रोटीन। ठीक है, अब आगे आप देख ले, एक और किस्म का प्रोटीन हमारे पास भी मौजूद है। वो क्या है? कैरियर प्रोटीन। जो वो भी हेल्प करता है, लेकिन वो स्पेसिफिकली किस तरह करता है वो भी यह बता दूं मैं आपको। ये दोनों पैसिव डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, मैं आपको फंक्शन तो नहीं, बल्कि फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ ना। अब ये वाला जो है, ये हमारे पास क्या है? ये कैरियर प्रोटीन है। अब यहाँ पर सब्सटेंसेस आ गई ना, ये पंप है। ठीक है, अब ये सब्सटेंसेस आ गई, इसने ट्रांसपोर्ट करना, तो ये पंप पहले ऐसा था ना, तो वायर था, सीधे इधर आ गए, ये ऐसा हो जाता है। अब नीचे गए, ट्रांसपोर्ट हो गई, आ गए, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, इस तरह। अब देख ले, ये सब्सटेंसेस यहाँ पर आ गई। ये एक पंप है। अभी ये पहले इस तरह था इसका मुंह, अभी नीचे आ गया, इसने सब्सटेंसेस को क्या किया? जो है ट्रांसपोर्ट किया। तो दोनों दोनों क्या करते हैं? दोनों में आपको यहाँ पर लिखवा लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बाय, बाय किस तरीके से? पैसिव वे। ठीक है, अब कैरियर प्रोटीन क्या है? लेकिन यहाँ पर एक और चीज लिख लो, किस तरह मिसाल, लाइक अ चैनल, सिंपल चैनल है जहां पर वो सब्सटेंसेस गुजर रहा है, कोई पंप वाला सिस्टम नहीं। लेकिन कैरियर में क्या सिस्टम है? मैं लिखवा लेता हूं आपको। देखो, ये भी क्या है? ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या करता है? सब्सटेंसेस करता है। लेकिन ये भी पैसिव है, देख ले, या ये भी क्या है? पैसिव वे ऑफ डिफ्यूजन। ये भी, इसके लिए किसी एटीपी की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या करता है? लाइक अ पंप काम करता है, लाइक अ पंप। ये एक पंप की तरह काम कर रहा है भाई। पंप पहले इस तरह था, फिर इस तरह, ऐसा ऐसा। ये इसका जो है पहला काम था। अब हम एक कुछ और भी बात करते हैं कि यहाँ पर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ फिलामेंट्स भी होते हैं। फिलामेंट्स क्या है? ये इनरली मेम्ब्रेन से लेकर या ऐसा ऐसा कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो क्या कर देते हैं? अटैच होते हैं। कहाँ पर अटैच होते हैं? देख, ये किस, ये मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होते हैं, ये फिलामेंट्स इनर साइड, आउटर का बात नहीं कर, आउटर में तो ये जो फाइबर्स अटैच है, इनर से साइटोस्केलेटन अटैच है। किस लिए अटैच है? साइटोस्केलेटन जो अटैच है, ये देखो फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन, वो किस लिए अटैच है? कि टू गिव स्टेबिलिटी टू द सेल,
ताकि उस सेल को और सेल मेम्ब्रेन को जो क्या कर सके, वो स्टेबिलिटी दे सके। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए जो साइटोस्केलेटन यहाँ पर मौजूद होता है, साइटोस्केलेटन किस लिए होता है? टू गिव स्टेबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। ये साइटोस्केलेटन का काम था। अब आगे मैं बात करता हूँ। आगे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देख ले स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अब देख ले, अब देख ये जो आपको ये जो नजर आ रहा है, अब आप देख ले, ये बतौर रिसेप्टर्स है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिसेप्टर्स है। किस तरह? अब कार्बोहाइड्रेट्स मैंने आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट दो तरह से अटैच होते हैं रिसेप्टर के तौर पर, या बतौर ग्लाइकोलिपिड या बतौर ग्लाइकोप्रोटीन। किस तरह? अब आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, ये हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती है, या प्रोटीन भी हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है, या लिपिड हो सकता है। ठीक है, दो तरह के। अगर प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच हुआ तो क्या हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन। अगर लिपिड के साथ अटैच हुआ तो क्या हुआ? ग्लाइको लिपिड बन गया। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें ये कि बतौर रिसेप्टर ये काम कर रहा है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर वाला क्या है? ब्लैक का जो ये कार्बोहाइड्रेट है, नीचे वाला सुर्ख क्या है? दो चीजें हो सकती है, या लिपिड हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है। तो बतौर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है? बतौर रिसेप्टर काम कर सकता है। मैं यहाँ पर आपको लिखवा लेता हूँ, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर दो चीजें हम बयान करेंगे। अब देख लें आप, यहाँ पर या दो तरह से देखे। अब मैं बताता हूँ आपको, या ग्लाइको प्रोटीन्स या ग्लाइको लिपिड्स के तौर पे काम कर सकता है। दो चीजें थी, या ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, ये रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा है। अब रिसेप्टर के फिर दो एक और फाइंड बताओ, ये पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर रिसेप्टर इन साइड है, ठीक है, अगर उसका रिसेप्टर फाइल की जगह इन साइड है ना, तो अगर रिसेप्टर इन साइड, मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर थायरोक्सिन का है। अगर रिसेप्टर इन साइड होगा सेल के अंदर, तो इजीली ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये थायरोक्सिन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर फिर किसी जो है कम्प्लेक्स के बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसुलिन आ जाए, इंसुलिन जो प्रोटीन हार्मोन है, तो उसके जो रिसेप्टर्स है वो आउटसाइड है। जब इंसुलिन बाहर से आएगा तो रिसेप्टर भाई इसको कहेंगे कि भाई आप कहाँ से आ गए? इंसुलिन, ये इंसुलिन हमारे पास, ये इंसुलिन साहब है, इंसुलिन साहब भाई आ गए इधर। अभी ये रिसेप्टर्स को कहेंगे आप कहाँ से आ गए? अब इसके लिए मसला बना देगा। फिर इसका जो ट्रांसपोर्ट हो तो जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा कम्प्लेक्स फिर मैकेनिज्म बाद में कुछ स्टेप्स होते हैं, साइक्लिक एमपी वगैरह, सिग्नल मॉड्यूलेशन, आगे जो एक्सप्रेशन वगैरह बनते हैं आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो फिर हार्ड होगा अगर आउटसाइड रिसेप्टर, अगर इनसाइड तो इजी, अगर आउटसाइड रिसेप्टर्स है तो फिर जैसे इंसुलिन है हमारे पास ना, अब इसके रिसेप्टर आउटसाइड है तो हार्ड, बहुत मुश्किल से जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन के 5 फंक्शंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है कि अगर मेरे पास, मैं मिसाल के तौर पर एक पोलर सब्सटेंस आ रहा है जिसके ऊपर चार्ज है, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। अब वो जब अंदर आएगा तो ठीक है, चैनल के जरिए तो आ सकता है। लेकिन अगर इसी को मैं यहाँ से काट दूँ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई अगर ये यहाँ से आ जाए, यहाँ से, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ये आप देख रहे हैं ना, ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, यहाँ का जो हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि पोलर है, और टेल हमारे पास क्या है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर टेल इस पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ से गुजरने नहीं देगा, इसलिए ये जो है ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये क्या हमारे पास? नॉट। और ये हमारे पास क्या है? यस। क्यों यस है? अपने चैनल के जरिए ये आ सकता है, ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये मेम्ब्रेन लिपिड्स के दरमियान में नहीं गुजर सकता है, इसलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। लेकिन चैनल और कैरियर प्रोटीन में आप देख लेना, अगर यहाँ पर मैं किसी गैस की बात करूँ, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर CO2 जैसा गैस आ जाए, हमारे पास गैसेस जो है ना, अभी ये CO2 क्या है? नॉन पोलर है, वो यहाँ से गुजर सकता है, चैनल के जरिए नहीं, बल्कि जो फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर है, ये जो टेल्स है इसके,
इसके दरमियान गुजर सकता है, क्योंकि टेल खुद भी नॉन पोलर है और जो ये CO2 गुजर रहा है वो भी नॉन पोलर है। तो ये जो नॉन पोलर नॉन पोलर ये क्या करेंगे, दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये गुजर सकेगा चैनल के बगैर भी। इसीलिए अब दो बातें यहाँ पर करते हैं, देख ले। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पोलर एंड चार्ज पार्टिकल्स क्या, ये हमारे पास क्या है, ये बाई यहाँ पर हम कहते हैं कि चैनल्स के जरिए गुजर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल लिपिड्स के दरमियान में नहीं गुजर सकता। ये जो पॉसिबल लिपिड्स है ना, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पॉसिबल लिपिड्स है। यहाँ पर कोई चैनल ऐसा नहीं है जैसे आपको ब्लैक नजर आ रहा है, देखिए सिंपली यहाँ पर जो है ऐसा ऐसे मेम्ब्रेन है, लेकिन बट नॉट, हम कहते हैं ना, नॉट बिटवीन फॉस्फोलिपिड्स लेयर्स। ये बात याद रखो, फॉस्फोलिपिड हमारे पास क्या है, लेयर्स, नॉट बिटवीन फॉस्फोलिपिड। क्यों, हमारे पास वजह क्या है, क्या वजह है, हम कहते हैं कि इसकी रिपल्जन कौन करता है, टेल्स, रिपल्जन बाय टेल्स। ये इसकी रीजन है कि यहाँ से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉन पोलर इजीली पासिस, नॉन पोलर इजीली पास हो सकता है, ठीक है। अब देखो आपको समझ आ रहा होगी, उम्मीद है। अब देखिए नॉन पोलर जो है क्या हो रहा है, इजीली पासिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे हमारे पास गैसेज है ना, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर गैसेज है, लेकिन इजीली पास, ठीक है, बिटवीन लेयर्स, लिपिड लेयर्स, ठीक है यार, आपको बात समझ आ गई होगी। बिटवीन लिपिड लेयर्स ये पास हो सकता है, इसीलिए इजीली पासिस मैंने यहाँ पर निकले। अभी आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बतौर चैनल और कैरियर हमने इसको पढ़ लिया। आगे हमारे पास बतौर एंजाइम, मैं आपको पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा है, हम कहते हैं ना कि एक लिपिड हार्मोन होते हैं वो इजीली पास हो सकते हैं। यहाँ पर ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। अगर अगर आपके पास प्रोटीन वाले हार्मोन आ जाए तो वो इजीली पास नहीं हो सकते, क्योंकि पॉसिबल लिपिड बाइलेयर है। अब जब लिपिड वाले पास हो रहे थे हार्मोन, हो तो लिपिड है तो ना पोलर तो गुजर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक बात, यहाँ पर अगर आपके पास अगर कोई लिपिड वाले पास हो रहे हैं, ठीक है, वो तो गुजर सकता है, यहाँ से भी गुजर सकता है, ठीक है, मेम्ब्रेन से गुजर जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोटीन वाला आ जाए तो उसके लिए हमारे पास मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या है, इंजाइम मौजूद है। क्या मौजूद है, इंजाइम। ये मिसाल के तौर पर मैं आपको इंजाइम के तौर पर प्रोटीन बतौर इंजाइम मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये जब आपके पास प्रोटीन वाला इंसुलिन आ गया, तो सबसे पहले एक इंजाइम है, जैसे हम इडेनलेट साइक्लेज, ये क्या करता है, ये उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ता कि चलो भाई लिपिड वाले हार्मोन की तरफ आप अंदर जाओ। वो कहता है किधर जा रहे हो, वो कहता है मुझे छोड़ो, कहता है आपको नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले मैं मैसेज भेजूंगा अंदर न्यूक्लियस को, फिर वहां सेल से जो भी रिस्पॉन्स आएगा फिर आपको छोड़ देंगे। अब देख लिया पर एड्रेनलिन साइक्लेज क्या करता है, ये ATP को किस में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक AMP में, ठीक है। ये ATP को साइक्लिक MP में कन्वर्ट करता है, सबसे पहला काम ये, जो फिर सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम करता है और मैसेज अंदर भेज देता है। तो ये एक स्पेसिफिक एक बतौर एंजाइम किसकी, प्रोटीन की, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। ये प्रोटीन वाला का। अब प्रोटीन कुछ इस तरह भी होते हैं कि बतौर रिसेप्टर काम करते हैं। किस तरह, हाँ को पता होना चाहिए, जो हार्मोन्स है ना वो हमारे ब्लड के साथ जाते हैं। अब ये हर जगह नहीं जाते कि हर जगह अपना रिएक्शन शुरू कर दे। भाई जैसे हमारे पास गेस्ट्रिन हार्मोन ना मेदे में, अब ये नहीं हो सकता कि ये ऐसा दिल में आ जाए, किसी लिवर में चला जाए, बल्कि स्पेसिफिकली क्यों आता है, क्यों इसको किस तरह पता है, गेस्ट्रिन तो कोई दिमाग नहीं है उसका क्या भाई वो मैंने मेदे में रिलीज होना है। ये इसीलिए हम कहते हैं बतौर रिसेप्टर्स होते हैं इसके। जब हार्मोन रिलीज होता है तो वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर आ जाता है। वो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये देख लें, ये हमारे पास प्रोटीन रिसेप्टर है, ठीक है। वो स्पेसिफिकली मैदे के अंदर, मैं आपको गेस्ट्रिन का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब गेस्ट्रिन जो है वो मैदे के अंदर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स अपने उसको पहचान लेगा, वहां पर ही अपना एक्शन शुरू करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको यही बात, इंट्रासेल्युलर रिस्पॉन्स स्पेसिफिक है, मिसाल के तौर पर हार्मोन्स, ये बतौर रिसेप्टर्स का किरदार है। अब आगे बतौर इंटेलिजेंस देख ले, आपको पता है ना, यहाँ से बैक्टीरिया सब आ रहा है सब मोटा वाला बैक्टीरिया है, देख ले। अब ये आ गया ना, ऐसी इसकी बॉडी, ये अभी आ गया। अब एक ह्यूमन है, ठीक है।
अब जब एक ह्यूमन के पास ह्यूमन सेल है ना, अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना, अब एक ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब ये सेल के ऊपर जब आएगा तो हमारे सेल में यहाँ पर क्या है, इंटीजन मौजूद है। वो कहता है कि किधर जा रहे हो भाई, ये कहता है कि मैंने अंदर जाना है। तो कहता है आपको अपना जो पासपोर्ट दिखाओ। जब वो उसको जैसे ही पहचान लेता है तो उसको पकड़ लेता है। तो ये इम्यून सिस्टम हमारे इसी बुनियाद पर काम कर रहा है। अब एक चिड़िया साहब आ रहा है बड़े खुशी से, ऐसा ऐसा आ रहा है, लेकिन जब इसने इसको सेल ने जब इसके हमारे एंटीजन ने जब इसको रिकॉग्नाइज किया तो कहा कि आप तो हमारे मुल्क के है ही नो। और इसको पकड़ लेते हैं और इसको भेजो जेल, और उसको फिर इसका जो इम्यूनिटी का तरीका होता है। अब आगे देखें, सेल सरफेस मेकर्स। अब देखें हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, ये आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलिपिड्स आपको नजर आ रही है, अब ये क्या है हमारे पास, ये ग्लाइको है, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये लिपिड्स या प्रोटीन्स। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स या प्रोटीन ये सेल सरफेस में कर्ज है। ये बतौर एंटीजन काम करती है, एक सेल की, जैसे एक दुकान के ऊपर एक बैनर होती है कि फलाना जनरल स्टोर है, फलाना किसका दुकान है, किसका दुकान है। तो ये बैनर के तौर पर काम करता है कि भाई फलाना सेल का फलाना एक बैनर होता है, प्रोटीन का अलग सीक्वेंस होता है, अलग वो जो उसका जो है एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। तो ये ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स बतौर एक सेल सरफेस में कर सेल के सरफेस को जो है वो जाहिर करते हैं, और स्पेसिफिक सेल्स एक दूसरे के साथ इसी सेल सरफेस में कर ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड के जरिए अटैच हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या है, सेल सरफेस में कर। यहाँ पर देखो ये कौन कौन है, मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ। हमारे पास जो पहला है वो है ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स। ये सेल, ये करेक्ट सेल्स, यानी मुख्तलिफ किस्म के सेल अगर एक साथ जुड़ते हैं तो ये पहले इससे रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई हमारा एक काम है, तो एक साथ हम जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन के खुद फंक्शंस भी है। ये तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स है उनका ये फंक्शन है, ठीक है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन का खुद जो लिपिड का उसका फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए। सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट देता है सेल को, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो ट्रांसपोर्ट खुद भी करता है, ठीक है। मैं कुछ चीजें लिखता हूँ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन खुद क्या है, क्या इसके फंक्शंस है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का पहला फंक्शन मैं लिख लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट। अब कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा था, कोलेस्ट्रॉल जो आप इसको लिख लें, कोलेस्ट्रॉल जो है वो स्टेबिलिटी दे रहा था, ये मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। वो अलग सपोर्ट है, ये मैकेनिकल सपोर्ट है, ठीक है। वो तो स्टेबिलिटी थ्रू मेम्ब्रेन दे रहा था, ठीक है। वो भी अगर आप इस चीज को भी लिख लें कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल अगर हाई टेम्परेचर पर हो फिर वो स्टेबिलिटी देता है, अगर लो टेम्परेचर पे हो फिर वो फ्लूइडिटी भी देता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन खुद क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यहाँ पर दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, सेल से बाहर जाना, substances का अंदर बाहर, ये जो ट्रांसपोर्ट ये करना। दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन, ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है, पीएच बैलेंस। अब अजीब बात है कि भाई कहता है कि सेल मेम्ब्रेन पीएच बैलेंस कर रहा है, आप हैरान रह जाएंगे भाई किस तरह सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा, ये किस तरह, इसमें तो कोई एसिड है ही नहीं, ये किस तरह पीएच बैलेंस करेगा। मैं बताता हूँ आपको, पीएच बैलेंस किस तरह करता है। हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, जब हमारे न्यूरॉन्स काम करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे पास दो चीजें होती है ना, एक होता है सोडियम पंप, एक होता है पोटेशियम पंप। ये जब ये अंदर आता है तो ये बाहर जाता है, जब ये अंदर आता है तो ये बाहर जाता है। ये पीएच को बैलेंस करते हैं, जैसे हम ब्लड में हम पढ़ते हैं ना, हाइड्रोजन और क्लोराइड का, हाइड्रोजन और क्लोरीन का। जब हाइड्रोजन अंदर जाता है तो क्लोरीन बाहर आता है आरबीसी के अंदर। तो पीएच को बैलेंस करता है, बतौर बफर काम करता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी ये दोनों मेंटेन रहे। तो ये पीएच बैलेंस में इसका बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में, एक्सक्रीशन में, ये जो तमाम चीजें हैं ना, और कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस में आपको पता होना चाहिए। कंडक्शन कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, इम्पल्सेस, या बताओ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस किस तरह भाई। या ये मेरा हमारा तीसरा पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे पास चौथा है, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस किस तरह होता है, आपको पता है पूरा न्यूरॉन का जो सिस्टम है वो, उसका जब पूरा मेम्ब्रेन है ना, वो मेम्ब्रेन पूरा ये काम कर रहा है कि वो
इम्पल्सिस को कंडक्ट करे एक्सॉन और डेंड्राइट और सेल बॉडी के जरिए, उसका अपना स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे। तो इतना बड़ा किरदार है कि इम्पल्सिस को कंडक्शन भी करवाता है, पीएच भी बैलेंस करता है, सेल से फालतू मवाद भी रिलीज करता है, और जो चीजें बनती हैं जो हमारे यूजफुल सब्सटेंसेस बनती है उनको भी रिलीज करना सेल के बॉडी के लिए, ठीक है, बनाना, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ये सारी चीजें जो काम है, ये सारे इस किसके कैटेगरी में आते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं। एक और बता रहा, सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसवर्स डिफ्यूजन का आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू से पांच पेपर से मैंने ये उठाया है जो आप पढ़ रहे हैं अभी, पांच पेपर में ये एमसीक्यूज आया था, ट्रांसवर्स डिफ्यूजन की बात आई कि ट्रांसवर्स डिफ्यूजन जो फ्लिप फ्लॉप मोमेंट है, यानी यहाँ से गैसेस का गुजरना, यहाँ पर एक गैस आ रहा है, ठीक है, CO2 का मैंने एग्जांपल दिया, नाम बोला। अब ये फ्लिप फ्लॉप मोमेंट करके जो है यहाँ से जो गुजर रहा है ना, इस ये जो काम है ये किसका काम है, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, ट्रांसफर डिफ्यूजन, ये फॉस्फोलिपिड्स करते हैं। कौन सा डिफ्यूजन है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ट्रांसफर डिफ्यूजन, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन किसका काम है, ये उस फॉस्फोलिपिड्स का काम है, प्रोटीन के अलावा फॉस्फोलिपिड्स का ये काम है कि वो क्या करे, ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन करे गैसेस नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए। आपको ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन किसके लिए, नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं इस हवाले से कि यहाँ पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वो एक्वापोरिन्स है, मिसाल के तौर पर ये किस लिए है, वाटर के लिए स्पेसिफिकली है, यहाँ से वाटर की ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि वाटर खुद क्या है, पोलर है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इसके ऊपर, पोलर है। तो इसके लिए एक प्रोटीन आता है, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है एक्वापोरिन, एक्वापोरिन्स, ठीक है। एक्वापोरिन्स का काम यह है कि वो जो है वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली प्रोटीन्स है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और आगे इसमें हम ये चीज भी पढ़ेंगे, हमने जो है आयनिक आयनिक ग्रेडियंट जनरेट करना, ठीक है, सेल की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को बैलेंस करना, ये सारा जो है किसका काम है, वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में आता है। और आगे हम पढ़ते जो है इसको खत्म करते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोग को लेक्चर समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आगे आने वाले लेक्चर्स को हम इसी तरह इससे भी बेहतरीन बनाते जाएंगे, और इसमें तमाम पॉइंट्स को हम शामिल करेंगे, और आपको समझाने के लिए हम डायग्राम्स भी बनाएंगे और एमसीक्यूज भी लिखवाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि हम अगले लेक्चर बनाए, हमें टॉपिक मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।